नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पर्यावरण विधि का भाग 3। ये एलएलबी के स्टूडेंट के लिए मुख्यतः तैयार किया गया है, लेकिन अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठाएं तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। इस वीडियो को आपके लिए लेके आया हूँ मैं भरत कुमार जाजड़ा और आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलेगी वह आगे भी कई कक्षाओं के अंदर आगे आने वाले कई वीडियो में आपके लिए उपयोगी होगी और उन वीडियो में कई शब्दावली ऐसी आएगी जिन्हें समझने में आपको मदद मिलेगी। तो ध्यान से सुनिए और देखिए इस लेक्चर वीडियो को। आज हम देखते हैं कुछ पर्यावरणीय संकल्पनाओं के बारे में। क्या है ये पर्यावरणीय संकल्पनाएं? आप इसको इस रूप में समझें कि ये कुछ अ, शब्द है जो कि पर्यावरण विधि में बार-बार काम आते हैं। आपके भी काम आएँगे आने वाले समय के अंदर। इसीलिए इन शब्दों से परिचय करवाने के लिए कुछ पर्यावरणीय संकल्पनाएँ आपको मैं बता रहा हूँ। पर्यावरण की इस संकल्पना में सबसे पहले मैं नाम लूँगा अम्ल वर्षा, एसिड रेन। जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई केसेस को पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर नाम आता रहेगा कि पर्यावरण के कारण अम्ल वर्षा हो रही है, इसीलिए कंपनी को दोषी माना गया और इस तरह का जुर्माना लगाया गया, प्रतिकर का आदेश दिया गया। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल के संबंध में कुछ आदेश दिए गए और कई कारखाने जो ताजमहल के आसपास थे उनको बंद कर दिया गया। तो उन विषयों को आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो, इसीलिए इन विषयों के बारे में बता रहा हूँ। वैसे ये विषय आपसे जुड़े हुए हैं। जब आपने ग्रेजुएशन की होगी, आपने चाहे बीएससी की हो या बीए की हो या और किसी विषय में की हो, तो पर्यावरण के बारे में काफ़ी कुछ आपने पढ़ा है। तो ये जो साधारण शब्दावली है, आपके संपर्क में रही है, आप इनके बारे में जानते हैं, आपने पढ़ा है, सुना है। लेकिन ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए, यानी कि जो आपने पढ़ा है, वो उसको सिर्फ याद दिलाने के लिए, मैं इस क्लास के माध्यम से आपको इन शब्दों के बारे में परिचय दिलवा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अम्ल वर्षा की। क्या है अम्ल वर्षा? अम्ल वर्षा ये प्रदूषण के कारण होने वाली एक बरसात है। क्या होता है कि जब फैक्ट्रियों के अंदर से, कल कारखानों से धुआं निकलता है, आप देख सकते हैं इसमें एक चित्र लगा हुआ है, एसिड रेन पाथवे लिखा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई जा रहा है और धुएं से कई सारी गैसें भी निकल सकती है। उन गैसों के अंदर कई तरह के सल्फेट हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो सकती है। इस तरह की कुछ गैसें हो सकती है। इन गैसों के हवा के अंदर बादल भी बन सकते हैं या ये हवा के अंदर छोटे-छोटे कणों के रूप में ये विद्यमान हो सकती है। जब पहली बरसात आ रही होती है, तो उस समय क्या होता है कि ये सल्फेट पानी के अणुओं के साथ में मिलकर और अपना रूप बदल लेती है और सल्फ्यूरिक अम्ल, कई तरह के नाइट्रिक अम्ल उनमें ये परिवर्तित हो जाती है। और बरसात के साथ में ही, शुरुआत की बरसात के साथ में ही यह अम्ल धरती के ऊपर आ जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल जो शुरुआत में था, काफ़ी सफ़ेद रंग का संगमरमर हुआ करता था, लेकिन आगरा के जो फैक्ट्रियाँ थी, उन फैक्ट्रियों से जो धुआँ निकलता था, उन धुएँ से जो नाइट्रेट और सल्फेट निकलते थे, वह हवा के साथ और पानी के साथ मिल कर के कई तरह के सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में बदल गए और उसकी ताजमहल के ऊपर बरसात होने से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। इसका इलाज क्या होता है कि बरसात अगर 2-5 मिनट आती है तो वो अम्ल वर्षा बरसात के साथ आती है, लेकिन यही वर्षा अगर 10-15 मिनट या 20 मिनट तक होती रहे, तब ऐसी स्थिति में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वही अम्ल धुल जाता है पानी से। इसीलिए कहा जाता है कि जब पहली बरसात आती है तो शुरू के 5-10 मिनट नहीं नहाया जाता।
और ये तक कहा जाता है कि पहली बरसात में नहाना ही नहीं चाहिए, दूसरी या तीसरी बरसात में नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बरसात में सबसे ज़्यादा प्रदूषण आता है बरसात के साथ में। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कारखानों के ऊपर सबसे पहले तो प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने के लिए व्यवस्था करता है और इस तरह के कई आदेश दिए गए हैं और ऐसे कानून में व्यवस्था भी है। तो उनका सख्ताई से, कठोरता से पालन किया जाता है ताकि इस तरह का धुआँ, इस तरह के नाइट्रेट और इस तरह का सल्फेट जो है हवा में ना निकल पाएँ कि जिनके कारण अम्ल वर्षा हो सके। अब हम बात करते हैं एक और शब्द जो काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा, वो है जैवमंडल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को वापस 3 भागों में बाँटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल जिसको अंग्रेजी में लिथोस्फीयर्स बोलते हैं, जल मंडल जिसको हाइड्रोस्फीयर्स बोलते हैं और वायुमंडल जिसको एटमॉस्फियर्स बोलते हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं। जैवमंडल यानी कि जहाँ पर जीवन होता है और जीवन के लिए हमें क्या चाहिए, पंच तत्व चाहिए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो उन्हीं के ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहले इसके जो भाग है स्थल मंडल यानी कि भूमि के सभी भाग आ जाते हैं। फिर वो चाहे पहाड़ के रूप में हो, चाहे वो समतल मैदान के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में हो, जहाँ भूमि है वो लिथोस्फीयर है और वहां पर जितना भी जीवन है, जो भी जीवन है, जिसी तरह से जीवन है, वो सभी लिथोस्फीयर्स यानी कि स्थल मंडल का भाग है। कहा जाता है कि धरती के ऊपर लगभग 1/3 भाग के ऊपर भूमि है, यानी कि स्थल मंडल है। अब बात करते हैं जल मंडल की। यह जल मंडल नदी के रूप में हो सकता है, कोई तालाब के रूप में हो सकता है, समुद्र के रूप में हो सकता है। यहाँ पर जो जीवन होता है, उसे हम इस श्रेणी में बांटेंगे हाइड्रोस्फीयर्स। कहा जाता है धरती के ऊपर 2/3 जल की मात्रा है, चाहे वो समुद्र के रूप में हो, नदी के रूप में, तालाब के रूप में हो। इसी तरह से एटमॉस्फेयर्स यानी कि हवा, हवा के अंदर जो भी गैसें हैं, जो वातावरण है, हवा की कई सारी परतें हैं, ये सब मिलकर एटमॉस्फेयर्स कहलाता है। वापस जब हवा की बात करते हैं, तो हवा के फिर कई सारे भाग हो जाते हैं। शुरू का जो हम कह सकते हैं 15-16 किलोमीटर का जो भाग है, वह क्षोभ मंडल कहला सकता है। उसके ऊपर का अलग है। इस तरह से वायुमंडल के अपने नाम है, लेकिन मैं उन विषयों के ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि एलएलबी के स्टूडेंट के लिए उनका बहुत अधिक महत्व नहीं है। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक ओज़ोन परत जो होती है हमारा, यह शब्द ज़रूर काम में आता है। ये ओज़ोन परत हमारे कई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और प्रदूषण के कारण से जब इस परत में क्षय होने लग जाता है, कोई नुकसान पहुँचाने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ओज़ोन परत का नुकसान होना। ये कई कारण से हो सकता है। कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी गैस, उसके कारण से होता है और ये तो एक मात्र उदाहरण है। इस तरह की कई गैसेज़ हैं जिनके कारण से इस तरह का नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन गैसों को नियंत्रित किया जाता है, उन कारणों को नियंत्रित किया जाता है जिसके कारण से ओज़ोन परत का क्षय हो रहा है, तब हम कहते हैं कि पर्यावरण भी सुरक्षित हो सका है। इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी। इस शब्द से भी आप परिचित रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन में इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी इसको वापस कई भागों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है जैसे पादप पारिस्थितिकी, प्लांट इकोलॉजी, प्राणी पारिस्थितिकी, एनिमल इकोलॉजी, जैव पारिस्थितिकी, बायो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, समुदाय पारिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी, आवास क्षेत्र पारिस्थितिकी, हैबिटल इकोलॉजी, उत्पादन पारिस्थितिकी, प्रोडक्शन इकोलॉजी, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी,
ये जो शब्द है, अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं पादप पारिस्थितिकी। पादप पारिस्थितिकी यानी कि पेड़-पौधों की पारिस्थितिकी। ऐसा वातावरण जिसमें कई सारे वृक्ष लगे हुए हैं और उन वृक्षों का अध्ययन के किस तरह से लगे हुए हैं, कैसे इनको भोजन, पानी उपलब्ध होता है और एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष से क्या संबंध है, किस तरह से इनकी ग्रोथ होती है, किस तरह से वृक्ष जो है वह प्रकृति के काम आता है, इनका अध्ययन ही पादप पारिस्थितिकी है। अब हम देखते हैं प्राणी पारिस्थितिकी। प्राणी पारिस्थितिकी में जितने भी प्राणी हैं सभी शामिल हैं। अब प्राणी चाहे वो छोटा हो सकता है एक बैक्टीरिया के रूप में, बड़ा हो सकता है थोड़ा कॉकरोच या कोई जीव के रूप में। इसी तरह से और अगर बड़ा हो सकता है तो वो हो सकता है कोई प्रोटोजोआ के रूप में, कोई फाइलम के रूप में और किसी रूप में भी हो सकता है। फिर उनके बाद में थोड़े बड़े जीव जिसमें उभयचर भी शामिल है और दूसरे जैसे मेंढक वगैरह उभयचर जीव है, जो कि इन छोटे जीवों को खाते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को खाने वाले हैं। मेंढक के ऊपर इसी तरह से छोटी मछलियाँ हो सकती है, यह शामिल है। धरती के ऊपर बात करें तो चींटियाँ हो सकती है या इस तरह के छोटे जीव जो कॉकरोच या इस तरह के सूक्ष्म जीवों को खाने वाले जीव हैं। अब बड़े जीव जैसे कुछ चिड़ियाएँ, कौवे, कोई इस तरह के छोटे-मोटे जानवर जो दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं, चूहे। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं जो इनको खाते हैं। इनको खाने वालों में जैसे बड़े पक्षी हो गए, कोई बाज हो गया, कबूतर तो नहीं खाता, बाज हो गया, इसी तरह से कुछ दूसरे जीव हो गए, जो कि इन बड़े जीवों को खा लेते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सभी इसी में आ जाते हैं। उसके बाद में जो इन बड़े जीवों को खाते हैं, जैसे धरती के ऊपर बात करें तो शेर हो गया, भेड़िया हो गया, हाइना हो गया, ये इन जीवों को भी खा लेते हैं। इसी तरह से कोई गिद्ध हो गया, तो ये इन जीवों को भी खाने वाले जो जीव है, ये सब भी इसी श्रेणी में आते हैं एनिमल इकोलॉजी। इन सब का एक चक्र चलता है। जब किसी भी जीव की अधिकता या कमी हो जाती है, तो ये चक्र के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है और पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। मैं आपको याद दिला दूँ कि 1955 से लेकर 1956 के बीच में चीन के अंदर एक आंदोलन चला था। चीन में माओ त्से-तुंग ने आदेश जारी किया था कि जितनी भी तरह के चूहे, कॉकरोच, चिड़ियाएँ हैं और साँप है, ये हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं या किसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसीलिए चूहों को, चिड़ियों को और कुछ छोटे जानवर थे, उनको नष्ट कर दिया जाए। और उस अभियान के तहत पूरे चीन के अंदर इन जीवों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। 2-3 साल तक किया गया, तो उसके बाद में भयंकर अकाल पड़ा और वो ऐसा अकाल था कि चाइना के इतिहास के अंदर आज भी उस अकाल को याद किया जाता है। तो कहीं न कहीं माना गया कि चिड़ियों के खत्म होने से कहीं न कहीं अकाल का संबंध है, परागकण वो नहीं ले जा सके। परागकण अगर चिड़ियाएँ नहीं ले जा सकी तो कोई जो पेड़-पौधे थे दूसरे, उनके अंदर जो था वो निषेचन की क्रिया हो ही नहीं सकी और उसके कारण से बीज ही नहीं बन पाए और फसल जो थी कहीं न कहीं उसमें कमी रही। तो भले ही ये फसल को नुकसान पहुँचाता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रकृति में इनका योगदान है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं जैव पारिस्थितिकी, बायो इकोलॉजी की। जब हम बायो की बात करते हैं, तो उसमें पादप और प्राणी दोनों एक साथ आ जाते हैं। दोनों का एक साथ अध्ययन बायो इकोलॉजी है। जो हमारे किनारे एक चित्र लगा हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पेड़-पौधे हैं, उनको खाने वाले सूक्ष्म और शाकाहारी छोटे-छोटे जीव हैं। उनको खाने वाले या उन बैक्टीरिया को खाने वाले कुछ बड़े जीव हैं। उनको खाने वाले कुछ बड़े पक्षी हैं और उन बड़े पक्षी जब मृत्यु हो जाती है तो अपघटन होके धरती के अंदर ये सारे कार्बनिक तत्व वापस धरती में मिल जाते हैं और धरती से ये कार्बनिक पदार्थ वापस पौधे ले लेते हैं और पौधों से दूसरे जानवरों में आने लग जाते हैं। तो ये जो अध्ययन है ये बायो इकोलॉजी है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। धरती के ऊपर कई तरह के इकोसिस्टम बने हुए हैं। उन सभी इकोसिस्टम का एक साथ अध्ययन ही इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है।
जैसे अब बीच का गोल चित्र है, इसको देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर एक प्लांट इकोलॉजी का तत्व है। यानी कि एक पौधा है, वो किसकी बढ़वार कैसे होती है, किस तरह से वो ग्रोथ करता है, कैसे एक-दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ये सभी हम कह सकते हैं प्लांट इकोलॉजी पादप पारिस्थितिकी है। इन पौधों का दूसरे जीवों से क्या संबंध है, आस-पास निवास करने वाले जीवों से, प्रकृति से, हवा से किस तरह का संबंध है, वापस इसमें कई तरह की इकोलॉजी आ जाती है। पानी का देखें अगर पानी की अपनी इकोलॉजी है, पानी में अपने जीव आते हैं, पानी नष्ट होती है। इसी तरह से पेड़ अगर देखें, एक अकेले पेड़ की अपनी इकोलॉजी हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि साहब कोई एक अकेला पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर रहने वाले बहुत छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव है, जो बैक्टीरिया या इनकी तरह की श्रेणी में आते हैं। उनको खाने वाले छोटे-छोटे लार्वा होते हैं, वही भी उस पेड़ के ऊपर हो सकते हैं। उनको खाने वाली छोटी चिड़ियाँ हो सकती है, छोटी चिड़िया खाने वाले बाज हो सकते हैं। और वो बाज जो है, वो पेड़ के ऊपर घोंसला बना सक के रह सकता है, तो ये सभी पेड़ से कहीं न कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं। तो पेड़ का अपनी इकोलॉजी है, पानी की अपनी इकोलॉजी है, हवा की अपनी इकोलॉजी है, पर्वत, नदी, पठार इनकी अपनी इकोलॉजी है। इन सबका अध्ययन ही इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी के अंदर पारिस्थितिकी है। अब देखते हैं समुदाय पारिस्थितिकी, बीच में एक चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कई तरह के समुदाय हैं। ये सभी अलग रहते हैं लेकिन फिर भी इनका कहीं न कहीं कोई न कोई संबंध होता है। जैसे आप देखिए हिरण और बारहसिंगा की कई प्रजातियाँ हैं, ये अपने स्वतंत्र रूप से रहती है। इनकी अपनी इकोलॉजी है और इसी तरह से इन्हीं के साथ में जहाँ पर ये हिरन रहते हैं, बारहसिंगा वहीं दूसरे शाकाहारी जीव हो सकते हैं, जैसे नीलगाय हो सकती है, गाय, भैंस वगैरह हो सकती है। वहीं पर भेड़िया हो सकता है, वहीं पर दूसरे जानवर जैसे सियार, लोमड़ी, गीदड़ ये दूसरे जानवर हो सकते हैं, खरगोश भी वहीं हो सकता है, बंदर भी वहीं हो सकता है, कुछ पक्षी, चिड़ियाँ हो सकते हैं। इसी के साथ में दूसरे जानवर इनको जो इनसे भी ज़्यादा हिंसक है जैसे भालू हुआ, शेर हुआ, उसी तरह से चीता हुआ, ये दूसरे जानवर हो सकते हैं। ये सब मिलकर जो है धरती का एक भाग बनाते हैं या वो पहले क्षेत्रीय कह सकते हैं कि इकोलॉजी के अंदर योगदान देते हैं और सब मिलकर धरती का एक भाग बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी यानी कि सब मिलकर एक कम्युनिटी, एक समुदाय की तरह जब हम इनका अध्ययन करते हैं, तो वो होती है कम्युनिटी इकोलॉजी। अब बात करते हैं आवास क्षेत्र पारिस्थितिकी। आवास क्षेत्र पारिस्थितिकी एक विशेष आवास में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनका अध्ययन आवास क्षेत्र पारिस्थितिकी कहलाता है। विशेष क्षेत्र के जीवों के अंदर एक विशेष तरह की योग्यता पाई जाएगी। जैसे ध्रुवों पर जो भी जीव रहते हैं, चाहे वो बड़ा भालू ले लो, चाहे छोटी मछली ले लो, उनका जब अध्ययन करते हैं तो पाया जाता है प्राय उनकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है, प्राय उनके शरीर पर या तो बाल होते हैं या उनके शरीर के अंदर लिपिड या वसा की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिसके कारण वो सर्दी को सहन कर पाते हैं। इसी तरह से अगर मरुस्थल की बात करें, तो ये जीव प्राय इस तरह के पाए जाते हैं जिनमें कम पानी के अंदर जीवन जीने की क्षमता होती है। प इसी तरह से इनके अंदर लंबे समय तक चलने की क्षमताएँ होती है। तो ये क्षमताएँ प्राय पाई जाती है, ये होती है आवास क्षेत्र पारिस्थितिकी। अब हम देखते हैं उत्पादन पारिस्थितिकी। एक विशेष तरह के उत्पादन क्षेत्र में रहने वाले जीव जो होते हैं, उनका जो अध्ययन है, वह इस श्रेणी में आता है। उत्पादन पारिस्थितिकी के अंदर हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के जो पेड़-पौधे हैं, उनका उत्पादन किस तरह से एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से उत्पादन पारिस्थितिकी में हम यह भी देखते हैं कि वो अलग-अलग तरह के प्राथमिक उत्पाद होते हैं, उनको महत्व दिया जाता है। इनके अंतर्गत जीवों की उत्पादन क्रियाएँ और समुदाय की उत्पादन क्षमताओं का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कुछ पेड़-पौधे ऐसे होते हैं जिनका वर्ष भर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, हर मौसम में हो सकता है। कुछ पेड़-पौधे हैं जिनका मौसम विशेष में ही उत्पादन देखा जाता है। जैसे खरीफ की फसलें खरीफ के मौसम में ही होती है। इसी तरह से रबी की फसलें रबी के मौसम में ही होती है। तो ये होती है उत्पादन पारिस्थितिकी। ऐसा ही पेड़-पौधों के अंदर, जीवों के अंदर देखा जाता है। जैसे कुत्ते, भेड़िए इनके अंदर सितंबर प्राय ब्रीडिंग सीज़न होता है, जिनके अंदर वह बच्चे देते हैं।
तो अलग-अलग जीवों का अलग-अलग एक मौसम होता है, एक परिस्थिति की होती है जिनमें वो उत्पादन देते हैं, उसका अध्ययन ही उत्पादन पारिस्थितिकी है। और अब देखते हैं जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में कितने तरह के जीव रहते हैं, उनका अध्ययन जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहलाता है। और अभी वर्तमान के अंदर प्रदूषण के कारण और मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण कई तरह की जीवों की संख्या कम हुई है या विलुप्त होने के कगार पर पहुंची है। ये हम कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी में कमी हो रही है। तो ऐसे मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कई बार सख्त हुए हैं और बायोडायवर्सिटी में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। नए विषय हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक विषय आएगा अल नीनो या ला नीनो। क्या शब्द है? ये दोनों एक दूसरे से विपरीत शब्द है। अल नीनो को अंग्रेजी में ALNINO अल नीनो भी कहा जाता है और कुछ जगह इसकी स्पेलिंग आपको एल नीनो यानी ELNINO के रूप में भी लिखी हुई मिल सकती है। तो चाहे AL हो या EL हो, दोनों ही तरह की स्पेलिंग यहाँ काम में ली जाती है। देखते हैं क्या होता है। अल नीनो को सबसे पहले प्रशांत महासागर में देखा गया, यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो समुद्र है, वहां पर सबसे पहले इसे देखा गया था। यहां पर देखा गया कि समुद्र के तापमान में किसी कारण से बढ़ोतरी हो गई। समुद्र के तापमान में जब बढ़ोतरी हुई, तो उससे क्या प्रभाव देखा गया कि अमेरिका के पश्चिमी तटों के ऊपर तापमान में वृद्धि हो गई। उस तापमान में वृद्धि के साथ-साथ यह भी देखा गया कि पानी हमेशा क्या करता है कि तापमान में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। जहाँ ठंडा है ज़्यादा और जहाँ गर्म है, ये दोनों पानी मिलकर आपस में समान तापमान का प्रयास करेंगे। तो जब तापमान अमेरिका के पश्चिमी तटों पर बढ़ गया, प्रशांत महासागर में बढ़ गया, तो जो क्षेत्र ठंडे थे, वहाँ से ऊष्मा लेने का प्रयास होने लगा और ये ऊष्मा ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाने भी लगी। तो ये एक चक्र की तरह वहाँ चलने लग गया। उसका प्रभाव क्या आया? बहुत ही खतरनाक प्रभाव देखा गया कि जहाँ पर अल नीनो बना, वहाँ पर बारिश या तो कम हो जाती है या अत्यधिक आने लग जाती है। प्राय यही देखा जाता है कि बरसात समय के बाद में आती है और तेज आने लग जाती है। इसी के साथ-साथ वहाँ पर कई तूफान, समुद्री तूफान बनने लग जाते हैं और समुद्री तूफान के साथ-साथ समुद्र की कई तरह की लहरें उठने लग जाती है। उनसे मौसम चक्र प्रभावित हो जाता है और ये सब भी प्रदूषण के कारण होता है। तापमान में बढ़ोतरी कैसे होती है कि फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है, जो गंदगी निकलती है फैक्ट्रियों से, उसके कारण से समुद्र के तापमान के अंदर परिवर्तन देखा गया है। इसी के साथ हवा के अंदर भी जो तापमान में बढ़ोतरी करने वाली कई गैसें होती है, उसके कारण भी समुद्र के तापमान में परिवर्तन देखा जाता है। ये होता है अल नीनो। इसी का विपरीत ला नीनो होता है। कहते हैं अल नीनो बनने के बाद में जब समुद्र के अंदर इस तरह की एक गति चल पड़ती है कि गर्म पानी की ऊष्मा जो है वो ठंडे पानी की तरफ जाती है, तो वापस ठंडे पानी की तरफ से गर्म पानी की तरफ भी कुछ ऊष्मा को लेने के लिए एक प्रक्रिया चल पड़ती है। और उसके बाद में क्या होता है कि जहाँ पानी पहले गर्म था वहाँ अब ठंडा हो जाएगा। उसके होने से वापस दूसरे तरह का परिवर्तन आ गया। अब समुद्र एकदम से शांत हो जाएगा, बारिश को वो एकदम से रोक देगा, पानी में भाप बनने की क्रिया कम हो जाएगी, भाप बनने की क्रिया कम होने से बादल कम बनेंगे, बादल कम बनने से बारिश कम होने लग जाती है। तो इस तरह से ला निनो बनने से बारिश लेट हो जाती है, फिर कम हो जाती है। तो ये दोनों अपने-अपने प्रभाव हैं। हम संक्षेप में कह सकते हैं अल निनो यानी समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी और ला निनो यानी कि समुद्र के तापमान में कमी हो जाना। 1 डिग्री तापमान में कमी या अधिकता होने से भी बरसात के अंदर बहुत अधिक फ़र्क आ जाया करता है। इसीलिए अल निनो और ला निनो को नियंत्रित करना ज़रूरी है और यह भी प्रदूषण के कारण से होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। हिंदी में इसे कहा जाता है हरित गृह प्रभाव और हरित गृह गैसें। हरित गृह गैसों के कारण ही हरित गृह प्रभाव देखा जाता है। क्या है हरित गृह गैसें यानी कि ग्रीन हाउस गैस?
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः मानी जाती है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन कुछ और भी गैसें होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और कई दूसरी गैसें भी पाई जाती है, कुछ नाइट्रेट है, जिसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। क्या होता है ये? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये आप देख सकते हैं बीच का एक चित्र है। इसके अंदर धरती है, धरती के ऊपर कुछ ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती है प्रदूषण के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से वायुमंडल के कुछ दूसरे तत्व हैं, यह धरती के अंदर पाई जाती है। जब सूरज की किरणें धरती के ऊपर आती है, तो यह परावर्तित होकर वापस लौट जाया करती है। इसके कारण धरती पे एक चमक आती है, चंद्रमा पे भी ऐसा ही होता है। चंद्रमा पर जो सूरज की किरणें पड़ती है, तो वापस परावर्तित होकर लौट भी जाती है और जब लौटती है, तो चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखता है। धरती के ऊपर भी ऐसा होता है, लेकिन वायुमंडल में अशुद्धियों के कारण से सूर्य की रोशनी आ तो जाती है, लेकिन धरती से टकराकर कुछ कमज़ोर हो जाती है और वो कमज़ोरी के कारण से और उसके साथ-साथ धरती के चारों तरफ मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हरित गृह गैसों की अधिकता के कारण वह सूर्य की किरणें लौट के वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। उससे उनकी ऊष्मा धरती के ऊपर ही रह जाती है और हवा गर्म होने लग जाती है। इसी को ही आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग भी कह दिया जाता है। जब धरती के ऊपर इस तरह की ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता हो जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो जाती है। यह है ग्लोबल वार्मिंग और उससे इफेक्ट क्या पड़ता है? उससे ये प्रभाव पड़ता है कि धरती के तापमान में बढ़ोतरी होने लग जाती है। तापमान में बढ़ोतरी होने से जीवों की स्थितियों की अंदर बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। ध्रुवों से बर्फ अधिक पिघलने लग जाती है। गर्म क्षेत्र जो होते हैं वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी पड़ने से जीवों के सहन करने की क्षमता जो है वो घट जाती है और कई जीव जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम भी देखते हैं कि तापमान के अंदर 1 या 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने से हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। एकदम हम तड़फने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति दूसरे जीवों की हो जाती है, वनस्पतियों की हो जाती है। तो ये सब होता है हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से। एक चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरित गृह प्रभाव जो है बनने के कई सारे कारण बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव के अंदर क्या होता है कि हवा हवा के अंदर तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी के साथ-साथ तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्म हवा की लहरें चलती हैं और जब ज़्यादा ही चलती है तो उसको लू का नाम दे दिया जाता है, लेकिन जब कम गर्म चलती है तो हीट वेव तो वह भी हो सकती है। इसी तरह से इनके कारण से ना सिर्फ ध्रुवों से बर्फ ज़्यादा पिघलती है, बल्कि बरसात की जो संभावना होती है, ये भी बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है। कहीं अधिक बरसात आने लग जाती है, कहीं कम बरसात आने लग जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, तो फिर अल नीनो बनता है, ला नीनो बनता है। इसी के साथ पौधों के जीवन के ऊपर भी असर पड़ता है। 1-2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी से भी जो छोटे और कोमल पौधे हैं, वह उनके मुरझाने का जो प्रतिशत है, वो बढ़ जाता है। घरों के अंदर जीवन मुश्किल और दुभर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी तरह से जीवन मुश्किल हो जाता है, चाहे वो पानी में रहने वाले जीव हो, धरती पे रहने वाले हो या हवा में रहने वाले पक्षी हो। यहाँ सवाल उठता है पानी में रहने वाले जीवों की क्या फ़र्क पड़ता है? 1 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी से भी कई प्राणी जो है वो संकट में आ जाते हैं। 1 डिग्री तापमान में कमी से भी कई प्राणी संकट में आ जाते हैं। तो यहाँ निश्चित तौर पर इसका असर। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की कुछ और संकल्पनाओं के बारे में। ये है पारिस्थितिकी चक्र, एक साइकिल चलता है और ये कई रूप में हो सकता है जो साइकिल है। कैसे है? सबसे पहले हम देखते हैं इसको पानी का साइकिल। धरती के ऊपर का पानी कैसे मिलता है? पानी का एक चक्र होता है और उस चक्र के माध्यम से पानी मिलता रहता है। पानी कोई नष्ट नहीं होता है। पानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कैसे? सबसे पहले पानी के जो स्रोत है, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या खुले में कहीं भी पड़ा पानी हो, ये पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है, वाष्पीकरण जिसको कहा जाता है।
इसी तरह से पेड़-पौधे से भी वाष्पीकरण होता है। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर पेड़-पौधों के ऊपर थोड़ी-थोड़ी बूँदें पानी की पाई जाती है, छोटी-छोटी बूँदें जो होती है। ये जो वाष्पीकरण से निकलती है, ये जो बूँदें हैं इसी तरह से दूसरे माध्यम से द्वारा भी पौधे से सूक्ष्म बूँदें निकलती रहती है। हमारे शरीर से भी पसीना निकलता रहता है। ये सारा पानी चाहे वो किसी भी रूप में हो, वह भाप बनकर हवा में पहुँच जाता है। हवा में ये जब भाप पहुँचती है और इकट्ठी होती है तो बादल बन जाती है और जब किसी कारण से तापमान में कमी आती है या बादल जब ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं जिसके कारण ठंडे हो जाते हैं तो वो बरस जाते हैं। बरसने से वापस पानी पहाड़ों पे आता है, पहाड़ों से नदियों के माध्यम से आ जाता है। मैदानी इलाकों में भी पानी बरस सकता है। ये पानी जो है बरसात के साथ ही जब बरसता है तो कुछ भूजल स्तर में चला जाता है, कुछ पानी जो है वो बह जाता है इधर-उधर, कुछ जीव पी लेते हैं। ये इसका एक चक्र चलता रहता है और उस चक्र के द्वारा पानी उपलब्ध होता रहता है। जब प्रदूषण आता है तो ये चक्र दूषित हो जाता है। जैसे पानी तो बरसा, नदी में आया लेकिन प्रदूषण के कारण वो पीने लायक नहीं रहा। तो वो चक्र सही होने के बावजूद भी हमारे किसी काम का नहीं रहा, जीवों के काम का नहीं रहा या जीवों की आयु को कम करने वाला हो जाता है या जीवों की मृत्यु का कारण बन जाता है। तो हम कह सकते हैं पानी का चक्र प्रभावित हो गया, ऐसा प्रदूषण के कारण हो सकता है। अब हम देखते हैं इसी तरह से एक ऑक्सीजन चक्र होता है। ऑक्सीजन भी हमें इसी तरह से मिलती है और इस चक्र में भी प्रदूषण के कारण जब बाधा आ जाती है, तो हमें कई तरह की समस्याओं से निपटना पड़ता है। जैसे पेड़-पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन निकालते हैं। ब्राज़ील के जो वर्षा वन है, तो दक्षिण अमेरिका के जो अमेज़न वन है, जो अधिकतर हिस्सा जिसका ब्राज़ील है, लेकिन वो कई दूसरे क्षेत्रों में भी फैला है। कहता है धरती में सबसे अधिक अगर ऑक्सीजन कहीं से उत्पादित होती है, तो वो अमेज़न के वर्षा वनों से उत्पन्न होती है। इतनी हरियाली है। लेकिन केवल वहीं से ही ऑक्सीजन आती है ऐसी बात भी नहीं है। हमारे चाहे छोटे-छोटे पेड़-पौधे हो या बड़े पेड़-पौधे हो, ये भी ऑक्सीजन हमें देते हैं। इसी के साथ में यह ऑक्सीजन हवा में मिल जाती है। हम इसको साँस के रूप में ले लेते हैं और साँस के साथ लेने के साथ में ही हमें वो मिल जाती है। हवा के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उनके कार्बन के तत्व कई प्राकृतिक कारणों से विघटित होकर भी ऑक्सीजन उनसे निकलती है। लेकिन ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की क्रिया ज़्यादा होती है। जब हम किसी कार्बनिक तत्व को जलाते हैं और कार्बनिक तत्व में लगभग सभी वनस्पतियाँ और जीव आ जाते हैं। इनको जलाते हैं या नष्ट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कार्बन उत्सर्जित होता है, जो धुआँ होता है, उस धुएँ के अंदर ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, तो इससे का ऑक्सीजन को नुकसान होता है। ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। लेकिन यही जीव की जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें से कार्बन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन वापस अलग हो जाती है। पेड़-पौधों के अंदर वापस ऑक्सीजन ये एक चक्र चलता रहता है। यह है कार्बन चक्र। इसी तरह से जो है पानी का चक्र होता है, ऑक्सीजन का चक्र होता है, कार्बन का चक्र होता है, ये सभी अपने चक्र चलते रहते हैं। एक हम तीसरा चक्र देखते हैं जिसमें लगभग सभी एक साथ ही दिख रहे हैं, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र सभी दिख रहे हैं हमें एक साथ ही। इसके अंदर क्या होता है कि पानी के जब बादल बनता है, पानी बरसता है तो पानी हम देखते हैं कि बरसात आती है तो ये पानी का चक्र चलता है। फैक्ट्रियाँ जो होती है, वाहन जो चलते हैं, मनुष्य की साँस लेने के द्वारा होता है। जब जीवों की मृत्यु हो जाती है तब कार्बन उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हवा में मिल जाती है। हवा में मिलने के बाद में यही कई क्रियाओं से गुज़रने के बाद में जब पेड़-पौधों के पास में आती है तो पेड़-पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन निकाल देते हैं। यह ऑक्सीजन जो थी वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कभी कुछ जल के अणु भी बना देती है। कई प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा इसी ऑक्सीजन से जल के अणु बन जाते हैं। यह भी पेड़-पौधों के द्वारा लिया जा सकता है। यही ऑक्सीजन और जल जो है हवा के अंदर कई तरह की क्रियाओं के द्वारा काम में आते रहते हैं और ये रूप परिवर्तित करते रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन सब का एक चक्र चलता है और चक्र के माध्यम से ही परिस्थितिकी हमारी सुरक्षित रहती है। तो ये थी पर्यावरण की विभिन्न तरह की संकल्पनाएँ। थी आज का जो विषय है हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा, नया विषय लेके आऊँगा जिसमें आपको पर्यावरण के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी के साथ ही भाग 3 जो है पर्यावरण विधि का यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।